चलिए कंटिन्यू करते हैं। आ गए थे थ्योरम पे। थ्योरम क्या कह रही है? द रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिमेन अनअल्टर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। अल्टर्ड का मतलब अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं हो रही, ठीक है। कह रहा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स है चेंज नहीं हो रहा। कब नहीं हो रहा? जब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमने कोई अगर मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स ले ली, A11 A12 A13, अगर m क्रॉस n की ले रही हूँ तो ये कहाँ तक जाएगी? m रोज होंगे और n कॉलम होंगे। यहाँ पे आएगा AMN, तो यहाँ पे क्या चलेगा? यहाँ पे आएगा A1M, ठीक है। फिर A21 A22 चलता चलता A2M तक, M तक N तक जाएगा। भैया ये मत आया करो तुम बीच में। N तक जा रहे हैं, यहाँ भी N तक जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे कौन सी रो आ जाएगी? AM1 AM2, ठीक है। अब कह रहा है रैंक ऑफ ए, मैंने कुछ भी लेट कर लिया, R लेट कर लेती हूँ। लेट जो रैंक ऑफ ए है, रैंक ए R है, R है ना, तो जो मेरा माइनर है R ऑर्डर का, मतलब एक माइनर है, माइनर ऑफ ऑर्डर R कैसा है? नॉट इक्वल टू 0 है। R ऑर्डर का कैसा मिल रहा है? नॉन जीरो मिल रहा है। बट अगर R+1 देख रही हूँ ना, उससे एक पहले वाला, वो कैसा मिल रहा है? वो 0 मिल रहा है। क्या समझी मैं? कि माइनर है जो ऑफ ऑर्डर R+1 कैसा है? 0 है, ठीक है। जब मैंने रैंक वही होता है ना, माइनर, पहले माइनर फाइंड करती हूँ, हाईएस्ट ऑर्डर का जो माइनर होता है वही रैंक बताता है। तो देखिए इसमें अगर रैंक R लिया है तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइनर है जो ऑर्डर R का नॉन जीरो होगा और जो R+1 का वो कैसा होगा? 0 होगा। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम ए मैट्रिक्स पे अप्लाई कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बताई थी? फर्स्ट में क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। और एक चीज देखिए, जो माइनर का लिंक है वो किससे लिंक है? डिटर्मिनेंट से है। माइनर बेसिकली क्या होता है? डिटर्मिनेंट ही तो होता है ना। मैं एक सब मैट्रिक्स पिक करती हूँ, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ। अगर नॉन जीरो आ रहा है, जो हाईएस्ट आ रहा है वही रैंक होता है। मतलब माइनर का लिंक मेरा किसके साथ है? डिटर्मिनेंट के साथ है। अब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है अपनी, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, पहली क्या कह रही है? पहली में हो रहा है इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब एक रो को RI को इंटरचेंज कर रही हूँ RJ से, या CI को किससे इंटरचेंज कर रही हूँ? CJ से। या तो रो का इंटरचेंज होगा या कॉलम का इंटरचेंज होगा। अब इसका रैंक से मैं मतलब लिंक फाइंड करना चाह रही हूँ कि लिंक क्या है। अब अगर मैं लिंक की बात करूँ, लिंक क्या है कि क्या लिंक है? रुकिए, अब इसका लिंक रैंक से बताने के लिए डिटर्मिनेंट आएगा बीच में, क्योंकि माइनर में मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ। अब एक चीज समझिए, जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET लिख दिया, तो डिटर्मिनेंट है जो अपना, वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इंटरचेंज कर रही हूँ रो या कॉलम का, 2 रो का इंटरचेंज किया या 2 कॉलम का, डिटर्मिनेंट मेरा चेंज नहीं होगा। डिटर्मिनेंट कैसा रहेगा? अनचेंज्ड। पहले केस में क्या हुआ? डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड हुआ, कोई चेंज नहीं आएगा। साइन बेशक चेंज हो जाए, बट साइन चेंज हो सकता है, साइन चेंज हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना, बेसिकली ये वैल्यू की बात कर रहा है कि वैल्यू है जो वो चेंज नहीं होगी। अब अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही इंटरचेंज के बाद, हमने बेसिकली चेंज ही तो किया है, हम देख रहे हैं ऑपरेशन अप्लाई करके कि कोई चेंज आ रहा है रैंक के अंदर। अब हमने देखा डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रही, तो यहाँ से क्या पता चला? हमें पता चला कुछ जो रैंक है, रैंक बोलूँ या माइनर बोलूँ, R ऑर्डर का कैसा रहेगा? माइनर ही बोल देती हूँ, माइनर ऑफ ऑर्डर R सेम रहेगा, तो रैंक कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इस चीज में पहला क्या था? इंटरचेंज था। अगला है अगर मल्टीप्लाई करती हूँ, इससे अगले में क्या होती है?
मल्टीप्लाई। अब इससे अगले में हो रही है मल्टीप्लाई। अब मैं अगर किसी को किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या चेंज आएगा? अगर मैं किसी के से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैंने क्या किया, ऑपरेशन लगा दी आर आई के अंदर, आर आई के आर आई बना दिया आर आई को, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट के अंदर क्या चेंज आ जाएगा? डिटर्मिनेंट जो पहले था, डिटर्मिनेंट किस में चेंज हो गया? के टाइम्स हो गया डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट था जो पहले, के टाइम्स हो गया डिटर्मिनेंट का। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा चेंज थोड़ी आया, मतलब वो सिंपली मल्टीप्लाई के अंदर आया है। क्लियर है? डिटर्मिनेंट जो पहले था वो क्या हुआ? के टाइम्स हो गया डिटर्मिनेंट का। सेकंड चेंज हमने पढ़ लिया। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट चेंज, इससे आगे वाला चेंज। इससे आगे मैं क्या करती हूँ? मल्टीप्लाई भी करती हूँ और ऐड भी करती हूँ। अब मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, इससे अगली ऑपरेशन होती है आर आई पे अप्लाई करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसा रहेगा? सेम। तीनों केस में मतलब मैंने कंक्लूजन क्या निकाला? तीनों केस के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है? जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कैसी रह रही है? सेम रह रही है। सेम रहते ही मुझे क्या पता चला कि जो माइनर है आर ऑर्डर का, माइनर ऑफ ऑर्डर आर कैसा रहेगा? नॉन जीरो। अब एक चीज समझो, जब ये वाली वैल्यू नॉन जीरो थी मेरी डिटर्मिनेंट की, के से मल्टीप्लाई करने पे क्या ये जीरो बन जाएगी? के मैं खुद ही स्केलर ले रही हूँ, नॉन जीरो ले रही हूँ, तो डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई करने पे तब भी नॉन जीरो रहेगा। मतलब कहने का मतलब है माइनर ऑफ ऑर्डर आर है अब भी नॉन जीरो है। यहाँ से क्या पता चला कि जो रैंक है ना, रैंक में चेंज नहीं आ रहा, रैंक भी कैसा है? सेम है, कुछ भी चेंज नहीं आया। समझ आया? क्या हो गया भैया? रैंक में भी कोई चेंज नहीं आया। इतनी बात क्लियर है। मैंने जब आर ऑर्डर का माइनर देखा उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब यहां से मैं बोलूं अगर माइनर है ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, वो तो कौन चल रहा है? जीरो ही चल रहा है ना। अब मैंने क्या कर दिया, जब मैं माइनर ढूंढ रही थी, आर ऑर्डर का ढूंढ रही थी, वो कैसा था? नॉन जीरो था। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद एक चीज देखिए, अगर आर प्लस वन ऑर्डर का मुझे पहले ही जीरो मिल रहा है, अब मैं जो मर्जी कर लूँ मेरा वो जीरो ही रहेगा। मैं जितने मर्जी चेंज कर लूँ उसको चेंज नहीं कर पाऊंगी, वो जीरो है। क्या है? माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन कैसा है? जीरो। और माइनर ऑफ ऑर्डर आर कैसा है? नॉन जीरो है। क्लियर? क्लियर है? अगर इसको शॉर्ट में नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब कह रहा है, देखिए हमने क्या किया बेसिकली, जो मैट्रिक्स बी मिली मेरी, मैट्रिक्स मैंने पहले क्या लिया? बी मैट्रिक्स थी कोई, उस पे ऑपरेशन लगाई, रो ऑपरेशन लगाई या कॉलम ऑपरेशन लगाई। बेसिकली मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रही हूँ। कोई दूसरी मैट्रिक्स आई, फिर रो ऑपरेशन लगाई, फिर मेरी ये मैट्रिक्स आ गई, है ना? तो यहां से मैं क्या बोल दूंगी कि जो नई मैट्रिक्स आ रही है, यहां से क्या बोल पाऊंगी कि रैंक ऑफ बी जो मैं मैट्रिक्स लेके चली थी ना, और जो नई मैट्रिक्स आई है, लेके कुछ को चली थी बी को, और आई कौन सी है? ए। तो यहां से क्या बोलूंगी? रुकिए, यहां से मैं बोल दूंगी कि जो नई मैट्रिक्स आ रही है, रैंक ऑफ बी लेके चली थी ना, एक मिनट सोचने का मौका दीजिए। जो रैंक ऑफ मेरा होगा ए, देखो बी मैट्रिक्स में लेके चली थी, उससे मैं फॉर्म क्या कर रही थी? ए मैट्रिक्स। तो मेरा क्या हो रहा है? उसका रैंक है जो नई आ रही है मैट्रिक्स ए, उसका छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है ना? छोटा हो सकता है रैंक, बट बराबर भी हो सकता है। ये चीज क्लियर है। अब एक चीज समझो, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जो ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स थी मेरी, उससे मैंने ए मैट्रिक्स बनाई, अब मैं दोबारा ए मैट्रिक्स को लेके आ सकती हूँ ना दोबारा। फिर अगर मैं सिंपली क्या कर रही थी, मैं किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर रही थी,
किसी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाई मैंने, किसी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को पहले से फिर से पुरानी मैट्रिक्स चाहिए। पुरानी मैट्रिक्स कैसे आ जाएगी? अगर मैं सेम मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को कौन कैंसिल करेगा? हाफ करेगा। तो मतलब कुछ उसका अपोजिट ऑपरेशन लगाऊं तो जो पहली मैट्रिक्स है वो दोबारा लेके आ सकती हूँ ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ बी मेरा किसके लेस हो जाएगा? रैंक ऑफ ए के। मतलब बी से मैं ए पे चली गई, ए पे मैं वापस बी, ए से मैं वापस बी पे भी तो आ सकती हूँ ना। ऐसा तो है नहीं वापस नहीं आ सकती, वापस आ सकती हूँ। तो यहाँ से क्या समझे कि पहले मेरा रैंक ऑफ ए लेस देन था रैंक ऑफ बी के, फिर रैंक ऑफ बी लेस देन ए हो जाएगा जब मैं क्या कर दूंगी? वापस आ जाऊंगी। ठीक है, अब मैं कुछ ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, वापस आ जाऊंगी। इन दोनों से क्या हुआ? जो रैंक हो जाएगा दोनों का, बी और ए का, कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो। पहले मेरी बी मैट्रिक्स थी ए, फिर मेरा इंटरचेंज करने के बाद ए मैट्रिक्स आई है और यहाँ पे आई है बी। सिंपली मतलब पहले मेरे पास बी मैट्रिक्स थी, बी में रो ऑपरेशन अप्लाई करके मैं ए पे गई, फिर मैं क्या करूँगी? ए से बी पे वापस आ जाऊँगी। तो रैंक दोनों का क्या रहेगा? सेम। मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि अगर माइनर मेरे को आर ऑर्डर का मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है, तो सीधी सी बात है रैंक कैसा है? सेम ही है। रैंक था आर और आर पहले था, आर अब है, कोई चेंज नहीं हुआ। यही कहती है थ्योरम। चलते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है? रो एक्लन मैट्रिक्स, एक बार इसको पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अपना? देखिए पहला पॉइंट कह रहा है फर्स्ट रो है जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो कैसा होगा? यूनिटी होगा। अगर मतलब ये कहना चाह रहा है, हम बना रहे हैं रो एक्लन मैट्रिक्स, कि अगर मैं पहला नॉन जीरो एलिमेंट ले रही हूँ ना तो वो मेरा कैसा होगा? 1 ही होगा। उसको यूनिटी होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। पहली चीज बोल दी उसने। तो और दूसरे में कह रहा है, एक बार इसको वैसे पढ़ लो फिर मैं सारा समझाऊंगी। ऑल दी नॉन जीरो रो प्रोसीड दी जीरो रो इफ एनी। ये कह रहा है जो भी हमारी नॉन जीरो रो होगी ना प्रोसीड करेगी। अब प्रोसीड और सक्सीड का मतलब समझ लो। जहां भी प्री आ जाता है, प्री का मतलब है पहले और सक्सीड का मतलब है बाद। स्पेलिंग देख लेना, बाद। ये कह रहा है पहले पॉइंट में इसने क्या बोला? पहले पॉइंट में ये मुझे बोला कि जो लीडिंग एलिमेंट होगा, लीडिंग एलिमेंट कैसा होगा? लीडिंग एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। 1 का मतलब लीडिंग एलिमेंट जो होगा और नॉन जीरो होगा वो कैसा होगा? 1 होगा। दूसरे में इसने कहा है कि अगर जीरो रो मुझे मिलेगी ना, एक चीज है मेरे को नॉन जीरो रो मिल रही है, नॉन जीरो है मतलब एक है जीरो, जीरो अगर मिलेगी ना, जीरो मिल रही है तो वो लास्ट में आएगी। ठीक है, जीरो रो जहां भी मिल जाएगी, पूरी रो अगर जीरो है उसको उठा के मैं सीधा नीचे रख दूंगी। देखिए इस एग्जांपल में देखिए क्या हो रहा है। पहला जो एलिमेंट है नॉन जीरो है वो कैसा है? 1। अब यहाँ पे देखिए जीरो रो है मेरे पास, जीरो रो कभी भी ऊपर नहीं रखूंगी मैं, वो ऊपर अच्छी नहीं लगती, उसको नीचे ही रखा जाएगा। हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा? नीचे। यही बोलता है सेकंड पॉइंट कि अगर कह रहा है देखिए ऑल दी नॉन जीरो रो प्रोसीड दी जीरो रो। प्रोसीड का मतलब पहले होना, कि अगर नॉन जीरो है, नॉन जीरो रो मेरे पास है तो वो पहले आएगी जीरो रो से। इसका मतलब यही तो है, अगर नॉन जीरो पहले आ रही है तो जीरो को तो लास्ट में रखना है, जो मर्जी हो जाए। अगर कहीं पे जीरो रो मुझे दिख रही है मैट्रिक्स के अंदर, मेरा पहला काम क्या होगा? उसको सबसे लास्ट में भेजना। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं। थर्ड कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एलिमेंट एंट्री इन द ईच रो
जितनी भी नंबर ऑफ जीरो है इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरोज इन दी सक्सीडिंग रो। देखिए ये कह रहा है अगर मेरे पास सपोज करो यही वाला देख लेते हैं, इसमें क्या है, एक जीरो है, इसमें क्या है, दो जीरो है, तीन जीरो है। वैसे तो ये कह रहा है अगर कम वाला है ना, अगर किसी में कम जीरो है वो तो पहले आएगा, जिसमें ज्यादा जीरो है उसको बाद में रखूंगी मैं। सिंपली ये बात कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास क्या हो रहा है, अगर कम जीरोज हैं, कम जीरो वाली रो तो रहेगी पहले और ज्यादा वाली रहेगी नीचे, मतलब स्टेयर केस बन जाएगा। सीढ़ियां देखी हैं, सीढ़ियां कैसी होती हैं, ये देखो एक ये है, यहाँ से मैं यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आऊंगी, मतलब ऐसे चलेगा सिस्टम कुछ। स्टेयर केस बोलते हैं इस थर्ड वाले पॉइंट को कि मैं स्टेयर केस में चलूंगी। क्लियर। पहला पॉइंट क्या था, लीडिंग वन होगा। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर जीरो रो मेरे पास होगी, अगर जीरो रो होगी ना लास्ट में भेज देंगे उसको, ठीक है। जीरो रो को लास्ट में रखेंगे, नॉन जीरो को रखेंगे पहले, और यही प्रीसीड का टर्म का यूज हुआ है कि जो पहले नॉन जीरो है उसको प्रीसीड करेंगे जीरो से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरे में कह रहा है कि एक रो है मेरे पास, अगर रो है मेरे पास उसके अंदर भी जीरो है, एक दूसरी रो है उसके अंदर भी मेरे पास जीरो है, तो मेरा काम क्या होगा, जिसके अंदर कम जीरो है ना उसको तो मैं टॉप पे रखूंगी, जिसके अंदर ज़्यादा जीरो है उसको मैं बॉटम में रख दूंगी। मतलब मेन केस है कि जीरो का इतना बेनिफिट नहीं है, उसको नीचे भेज दो। क्लियर। तीन के तीन पॉइंट समझ आए। हो क्या रहा है, रुकिए थोड़ा सा और समझा दूंगी, एक बार ये नोट पढ़ लेते हैं। नोट में क्या कह रहा है, नोट इट इज ऑब्वियस दैट इफ ए मैट्रिक्स इज रो echelon form then any column that contain a leading entry is one must have zero below the leading entry। अगर वन है ना उसके नीचे वाले सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। लीडिंग एंट्री के नीचे वाले सारे जीरो हो जाएंगे। रुकिए अब एक बार इसको फिर से दोबारा से बताती हूँ, एक मिनट प्लीज होल्ड। देखिए तो हो क्या रहा है अपने पास, आगे चलते हैं। कहाँ पे लिखें, यहाँ पे ही लिख देते हैं। कहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे ही मैं एग्जांपल से बताती हूँ। पहली टर्म क्या कह रही थी अपनी, पहली बोली, पहली क्या हम बेसिकली रो रिड्यूस फॉर्म, रो echelon फॉर्म पढ़ रहे हैं। पहला कह रहा है अगर लीडिंग टर्म होगी, लीडिंग और नॉन जीरो अगर है तो वो क्या होगी, वन ही होगी, इज वन ही होगी। दूसरा कह रहा है कि जीरो अगर मेरे पास है ना, जीरो रोज हैं अगर, उनका क्या करेंगे, उनको लास्ट में भेज देंगे, लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टेयर केस में चलेंगे, कि अगर मेरे पास जीरो है एक रो के अंदर, दूसरी के अंदर भी जीरो है, जिसके अंदर कम जीरो है वो पहले आएगी, मतलब लेस जीरो वाली आएगी पहले, लेस जीरो रो पहले और बाद में वो आएगी जिसके अंदर ज्यादा जीरो है। क्लियर है। एग्जाम्पल वही देखते हैं, क्या था, 1 3 2 0 2 3, यही था क्या, यही देख लो। पहला एलिमेंट कौन है, 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसमें देखो 2 जीरो थी, इसको हम 4 वाले से भी कर सकते हैं। देखिए 4 वाला एग्जांपल बनाती हूँ, 1 2 3 4 0 0 0 3, यहाँ पे 2 1 2 0 0 5, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ और 4। तो देखो पहला क्या हो रहा है, पहला कह रहा है
है लीडिंग एलिमेंट हमेशा 1 रहेगा। उसके बाद कह रहा है देखो इसमें कितनी जीरो थी, 1, इसमें कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो एक वाले को मैंने रखा है ऊपर क्योंकि इसमें कम जीरो है, दूसरे को मैंने रखा है नीचे क्योंकि 2 जीरो है। अब उससे अगले में कितनी जीरो है, 3, तो उसको मैंने सबसे नीचे भेज दिया। अब एक चीज समझेंगे, देखिए क्या समझेंगे, अब ये बड़ा एलिमेंट यहाँ पे लीडिंग है, देखो स्टेयरकेस नहीं बन रहा है, देखो स्टेयरकेस बन रहा है, स्टेयरकेस बनेगा ऐसे, स्टेयरकेस बनेगा, स्टेयरकेस टाइप में नहीं चल रही है हमेशा। तो यही सारा क्या कह रहा है, रो एक्लन फॉर्म होगी। क्लियर है। इसके बाद आता है अपने पास रो एक्लन के बाद आता है रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म, रो रिड्यूस। अब रो रिड्यूस के अंदर कह रहा है पहली 3 कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ेगी, पहली 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, और कह रहा है ईच कॉलम जिसके अंदर भी लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो हैज ऑल अदर एंट्री 0, जिस कॉलम के अंदर लीडिंग एंट्री है वो कैसा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। कह रहा है देखिए इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं, एग्जाम्पल से ही बताती हूँ क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। पहले हमने क्या पढ़ा, लीडिंग एंट्री कैसी होगी, 1, लीडिंग एंट्री कैसी है, 1 है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जीरोज होंगी ना वो कहाँ पे मिलेंगी, लास्ट में मिलेंगी, बॉटम में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था कि लेस जीरोस हैं अगर वो आएंगी पहले, और ज़्यादा जीरो कहाँ पे आएंगी, बाद में आएंगी। इतना ही पढ़ा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अब तीसरा क्या कह रहा है, रो को रिड्यूस करना है, रो रिड्यूस। अब तक क्या पढ़ रहे थे, रो एक्लन फॉर्म पढ़ रहे थे, अब रिड्यूस पे आ गए हैं कि रिड्यूस में 4th पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर एक कॉलम मैंने चूज कर लिया, देखो यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये था, पहले 3 की 3 कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है क्या। पहले यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये था, सारा 0 0, देखो यहाँ पे 1 0 थी, 3 0 थी, यहाँ पे 4 0, मतलब हमने इसको सही से अरेंज करके लिखा है। और देखो स्टेयरकेस नहीं बन रहा है, एक यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, स्टेयर टाइप में नहीं बन रहा है कि इसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे, स्टेयर के जैसे चल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है किसी को पहले रख दिया जो बाद में आना था। हमेशा हमने क्या देखा, 1 0 थी, यहाँ पे 3 0 थी, यहाँ पे 5 0, तो इसको लास्ट में रखा। क्लियर। आप देखिए ये वाले तीनों के तीनों पॉइंट इसने सेटिस्फाई कर दिए हैं। अब रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनने के लिए उसको पहले क्या चाहिए, पहले वो रो एक्लन फॉर्म के अंदर होना चाहिए। क्लियर है बात। अब आगे कह रहा है कि अगर किसी कॉलम के अंदर मेरे पास क्या है, कॉलम है एक, एवरी कॉलम के अंदर अगर क्या है, लीडिंग एंट्री है ना 1 है जो, तो मैं क्या करूँगी, उसके अलावा जो सारा होगा वो 0 होगा। देखो ये लीडिंग एंट्री थी, इसके अलावा जो था मेरे पास क्या था, सारा 0 है। अब ये लीडिंग एंट्री है, यहाँ पे देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब रिड्यूस के अंदर जो लीडिंग एंट्री है ना उसको छोड़ के सबको 0 होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये लीडिंग एंट्री है, इसको छोड़ के सारा 0 है। अब इसके बाद कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। लीड करने के लिए रो में लीड कर रहा है वो, हर एक वो रो में देखो, इस रो में कौन है, ये लीडिंग एंट्री है, इसमें ये है, इसमें ये है। अब लीड तो ये कर रहा है तो पूरे कॉलम को 0 होना पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा जो कॉलम के अंदर है, एवरी कॉलम के अंदर जो लीडिंग एंट्री है उसको छोड़ के सब 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखो ये लीडिंग एंट्री है, यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री है, इसको छोड़ के सब 0 है, इसको छोड़ के सब 0 है, बाकी और किसी को टोकेंगे नहीं। क्लियर है। रो रिड्यूस इसलिए
इसलिए है क्योंकि हम रो में लीडिंग एंट्री देख रहे हैं। यहाँ पे रो के अंदर ये लीडिंग है। अब आगे चले, इस रो के अंदर लीडिंग कौन है? लीडिंग मतलब सबसे पहले आ रहा है, लीडर है वो, सबसे पहले आ रहा है, तो ये वाला लीडिंग है। इसके अंदर कोई है ही नहीं, ये दो ही लीडिंग है और इनके अंदर ही बाकी सारे को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। वैसे तो हम रो रिड्यूस पढ़ रहे हैं, बट कॉलम के अंदर जो बाकी सारे हैं वो जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? अब सेम आता है कॉलम एक्लन फॉर्म और कॉलम रिड्यूस एक्लन फॉर्म। इसमें जहाँ पे कॉलम था वहाँ पे रो आ जाएगी, जहाँ पे रो था कॉलम आ जाएगा। बस सिंपली इंटरचेंज हो रहा है चीज़ों का। देखिए, क्लियर कर देते हैं, आगे चलते हैं। इसको भी सिंपली एग्जाम्पल से ही समझा देती हूँ मैं दोनों को कि एग्जाम्पल के अंदर हो क्या रहा है। सिंपली पहला लिखती हूँ, ये है कॉलम रिड्यूस और इसके बाद लिखती हूँ कॉलम रिड्यूस। यहाँ पे है कॉलम एक्लन फॉर्म, ये तो कॉलम की एक्लन फॉर्म है, कॉलम वाला है, और ये कॉलम रिड्यूस की एक्लन फॉर्म है। ठीक है, देखते हैं। ओके, ये क्या कर दिया? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। कॉलम रिड्यूस के अंदर अपने पास देखिए, पहला सिंपल कॉलम के अंदर देखिए क्या हो रहा है। जो लीडिंग एंट्री होगी वही 1 होगी, लीडिंग एंट्री 1 होगी, 1 होगी लीडिंग एंट्री। अगले में कह रहा है अगर 0, इस बार कह रहा है, पहले कह रहा था 0 रो होगी तो वो कहाँ पे होगी? बॉटम के अंदर होगी। अब कह रहा है अगर 0 रो होगी वो बॉटम में, रो थोड़ी बोल रहा है, अब की बार कॉलम बोल रहा है। अब कह रहा है अगर 0 कॉलम होगा ना, वो भी लास्ट में होगा, और लास्ट में कहाँ पे होगा? ऐसे देख, पहले हम ऐसे देख रहे थे, अब अगर 0 कॉलम आएगा ना वो इस तरफ आ जाएगा, राइट में आ जाएगा मेरे पास। पहले तो बॉटम में आ रहा था, अब की बार कहाँ पे आ जाएगा? राइट में। और जो जीरोस के हिसाब से हम रख रहे थे, पहले तो आप उसमें रख रहे थे ना, ऊपर और नीचे के केस में, अब लेफ्ट और राइट के केस में रखेंगे। जहाँ पे कम जीरो है उनको तो लेफ्ट में रख रही हूँ, जहाँ पे ज़्यादा जीरो है उनको राइट में रख रही हूँ। समझ आया? देखिए यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 है और इसमें देखिए यहाँ पे 2 जीरो है। ऐसे कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम में यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, इसलिए इसको तो इस कॉलम में रखा है, इसको इसमें रखा है। इस बार मैं कॉलम में देख रही हूँ, रो में नहीं देख रही, कॉलम में देख रही हूँ। इस कॉलम के अंदर 1 जीरो है, इसके अंदर 2 है, तो इनको ऐसे रखा है। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा 3 के 3 पॉइंट। अब अगले में कह रहा है कॉलम को करना है रिड्यूस। पहले तो 3 के 3 पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कह रहा है लीडिंग 1 होना चाहिए, और इसमें देखो इस कॉलम में कितनी जीरो है? 1, इसमें देखो 3, इसमें सारा ही जीरो है, तो इसको सबसे राइट में रख दिया मैंने। इसके अंदर क्या था? सारा सिस्टम जीरो था, इसको रख दिया राइट में। अब इससे कम वाले को इसके लेफ्ट में, फिर उससे कम वाले को उसके लेफ्ट में। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अब जो मैं लीडिंग एलिमेंट 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि अब हर एक रो में देखूंगी मैं, हर एक रो में मैं क्या देखूंगी? हर एक रो के अंदर मैं क्या देखूंगी? देखिए इस रो में गई मैं, ये वाला लीडिंग एलिमेंट था, इस रो के अंदर गई मैं, ये वाला लीडिंग एलिमेंट था। अब इसमें कह रहा है हर रो के अंदर मैं क्या करूंगी? बाकी सारे एलिमेंट है उनको जीरो कर दूंगी। देखो ये लीडिंग एलिमेंट था इस रो के अंदर, ये लीडिंग एलिमेंट था, ये लीडिंग एलिमेंट था, बाकी सबको जीरो कर दिया। अब देखो ये वाला लीडिंग हो नहीं सकता क्योंकि हम चल कैसे रहे हैं? स्टेयरकेस के अंदर। अगर मेरा ये मिल गया ना, उसके बाद मेरे को यहाँ पे कहीं मिलेगा। अब ये लीडिंग है मेरे पास, अब जो मिलेगा इससे आगे मिलेगा, पीछे नहीं जाना है। स्टेयर के अंदर एक बार जहाँ पे स्टेयरकेस के अंदर अगर चल रही हूँ, फिर ये वाला लीडिंग है, इस रो के अंदर ये वाला लीडिंग है, तो इसके लीडिंग होने से बाकी सारे कैसे हो गए? जीरो हो गए। क्लियर? अब
अब इससे आगे वाला देखूंगी मैं, इससे आगे तो कोई मिल ही नहीं रहा, तो क्या हो गया, कॉलम रिड्यूस के अंदर आ गई है। क्लियर, सारा समझ आया क्या कर रहे हैं। अब पहले मैं कॉलम के अंदर चल के चेक कर रही थी, अब मैं रो के अंदर चलूंगी और लीडिंग